नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्लास 10th की इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 3 दैट इज मनी एंड क्रेडिट को पूरी तरह से डिटेल में समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है इस चैप्टर के जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ही क्रिप्स एंड क्रिस्टल क्लियर मैनर में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मनी एंड क्रेडिट चैप्टर में टू इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक्स है। एक तो है मनी ऑब्वियसली एंड सेकंड इज द क्रेडिट पार्ट। तो सबसे पहले हम लोग मनी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग क्रेडिट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मनी होता क्या है? ठीक है, तो आज के टाइम पे एवरीथिंग इज ऑल अबाउट मनी, है ना। मनी के बिना कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम लोग फुलफिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो मनी जो है वो क्या है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन चुका है। आज अगर हम लोग कोई भी चीज खरीदते हैं या फिर बेचते हैं या फिर कोई सर्विस हम लोग दे रहे हैं या ले रहे हैं, तो उसके बदले क्या हो रहा है, वहां पर हम लोग मनी के एक्सचेंज कर रहे हैं, है ना। तो मनी हियर इज एक्टिंग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज समथिंग दैट द बायर्स विल एक्सचेंज विद द सेलर व्हेन दे वांट टू परचेज गुड और सर्विसेज फ्रॉम द सेलर्स, है ना। तो जब भी हम लोग कुछ चीज खरीदते हैं या फिर बेच रहे हैं, जब भी लेन देन हो रहा है, ट्रेडिंग हो रहा हो, या सर्विस, जैसे सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जो टर्शियरी सेक्टर्स के मेनली है, उसमें भी क्या हो रहा है, सर्विस अगर दे रहे हैं, जैसे कि आप स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं या ट्यूशन क्लासेस में पढ़ने जा रहे हैं, तो वहां पर आप सर्विस ले रहे हैं। सर्विस के बदले आप टीचर्स को क्या दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। ठीक है, तो उसमें भी क्या हो रहा है, मनी एक्ट कर रहा है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो मनी इज वेरी एसेंशियल। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को फुलफिल करने के लिए मनी जरूरत है। ठीक है, लेकिन ये तो आज के टाइम पे है, कुछ डेकेड से हम लोग ये सब यूज कर रहे हैं एज अ मनी एज एन एक्सचेंज। लेकिन प्रीवियसली ओल्ड डेज में क्या होता था, ओल्ड डेज में आपको पता है बाटर सिस्टम बहुत फेमस हुआ करता था और मेनली जो एक्सचेंज होता था, ट्रेडिंग होता था, वो बाटर सिस्टम के थ्रू होता था। तो बाटर सिस्टम क्या है कि व्हेन देयर वाज नो मनी, जब कोई करेंसी नहीं हुआ करती थी, जब मनी नहीं होती थी, सो पीपल यूज टू एक्सचेंज गुड्स विद द अदर गुड्स। ठीक है, तो पीपल लेन देन कैसे करते थे, ट्रेडिंग कैसे करते थे, तो एक्सचेंज करते थे, गुड्स का एक्सचेंज करते थे। उस तरह उसी सिस्टम को कहा जाता है बार्टर सिस्टम। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पर दो पर्सन है, पर्सन ए एंड पर्सन बी। ठीक है, तो पर्सन ए के पास टोमेटो है एंड पर्सन बी के पास पल्सेस है। ठीक है, तो दोनों के पास एक एक केजी है, 1 केजी टोमेटो और 1 केजी पल्सेस। ठीक है, तो पर्सन ए के पास टोमेटो है, उसे पल्सेस चाहिए। ठीक है, 1 केजी पल्सेस चाहिए इन टोमेटो की जगह पे। ठीक है, और जो पर्सन बी है उसके पास 1 केजी पल्सेस है, उसको 1 केजी टोमेटो चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों के जो नीड्स है ना, दोनों के जो नीड्स या वांट्स जो है वो सेम काइंड ऑफ है। तो एक पर्सन को टोमेटो चाहिए और एक पर्सन को पल्सेस चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लेगा, ए पर्सन विल गिव टोमेटो टू द बी पर्सन एंड द बी विल गिव पल्सेस टू द ए पर्सन। ठीक है, और वाइस वर्सा क्या होगा कि ए पर्सन विल रिसीव पल्सेस फ्रॉम द बी एंड ए विल गिव टोमेटो टू द बी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ऐसे केसेस में क्या कहा जाता है, that is if both parties, यहाँ पे both parties A and B parties have agreed to sell and buy each other commodities, this is also known as double coincidence of want। ठीक है, तो इसी ऐसे सिचुएशंस को बोला जाता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही पर्संस जो है, दोनों पार्टीज जो है, उनको जो कमोडिटीज एक्सचेंज करनी है, खरीदनी है और बेचनी है, वो दोनों का ही नीड है, दोनों का ही वांट्स है। तो ऐसे सिस्टम को बोला जाता है मेनली डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम जो ओल्ड ट्रेडिशनल सिस्टम था, उसमें ये होना बहुत जरूरी है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ठीक है, तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होना बहुत जरूरी था, लेकिन ये हर टाइम होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हर टाइम होना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए ये सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक है बार्टर सिस्टम। ठीक है, तो ड्रॉबैक था, इसीलिए धीरे धीरे करके बार्टर सिस्टम्स धीरे धीरे बहुत मिनिमलिस्टिक होने लगा और हम लोग
करेंसीज, नोट्स का, कॉइन्स का यूजेस ज्यादा बढ़ने लगे, है ना। तो ये मेनली मेजर ड्रॉबैक है बार्टर सिस्टम का, दैट इज द लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ व्हाट। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा ना हर समय कि दोनों पार्टीज को जो बेचना है और लेना है वो सेम थिंग हो। डबल कोइंसिडेंस वंस पॉसिबल नहीं है। एंड देयर वाज नो कॉमन वैल्यू फॉर एक्सचेंज, है ना। तो ओल्ड डेज में मेनली यही होता था क्योंकि कोई कॉमन करेंसी या कोई कॉमन वैल्यू नहीं हुआ करती थी, ठीक है। तो जैसे ही मनी आ गया, मनी या कॉइन्स या करेंसी जिसको भी बोल सकते हैं आप, द यूज ऑफ मनी एलिमिनेटेड द नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड, ठीक है। तो मनी आने के बाद क्या हो गया, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड जो है उसको एलिमिनेट कर दिया गया। बार्टर सिस्टम बहुत ज्यादा कम हो गया, है ना। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता, होता है, बहुत छोटे लेवल पे ही होता है। मनी इज समथिंग दैट कैन एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर पहले क्या होता था, जैसे एक्सचेंज होता था, जैसे शिप का एक्सचेंज होता था इनकम विथ गोट, ठीक है। तो ये बार्टर सिस्टम में हुआ करता था क्योंकि, लेकिन अगर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट नहीं हो, मतलब ए पर्सन को शिप नहीं बेचनी और बी को शिप नहीं खरीदनी है, तब तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होगा ही नहीं, तब ट्रेडिंग होगा ही, ट्रेडिंग विल बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सो मनी जो है, मनी एक्ट कर रहा है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो मनी जो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड को एलिमिनेट कर दे रहा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं मनी एक्ट इज एक्टिंग लाइक अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, है ना। तो बार्टर सिस्टम्स तो हम लोग चलते आ रहे हैं, लेकिन जब से इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेनली हम लोग इंडियन कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही कुछ ना कुछ कॉइन्स ऐसे बनते आ रहे हैं। जैसे कि अर्ली पंच्ड मार्क कॉइन्स हुआ करते थे, है ना, पंच्ड मार्क कॉइन्स लगभग 2500 साल पुराने। फिर धीरे धीरे जैसे मौर्य पीरियड, एंशियंट इंडियाज में आते हैं, मौर्य पीरियड, गुप्ता पीरियड के ये कॉइन्स है, समुद्रगुप्त के टाइम का। फिर मिडिएवल पीरियड में आ जाते हैं, तब हम लोग जो दिल्ली सल्तनत और मुगल्स के दौरान जो कॉइन्स होते थे, मेनली शेरशाह सूरी के टाइम के, वो है, ठीक है। फिर अकबर के टाइम पे, फिर देन ऑन ब्रिटिशर्स आ गए, यूरोपियंस आ गए, तो उसके बाद हमारा कॉइन्स आज के प्रेजेंट कंटेक्स्ट में देखा जाए कुछ इस तरह का मॉडर्न कॉइन्स दिखते हैं, है ना। 1 रुपीज, 2 रुपीज ऐसे करके बहुत सारे कॉइन्स आपको मिल जाएंगे, है ना। लेकिन ये भी थोड़ी बहुत पुरानी हो चुकी है। तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी कौन कौन से हैं, तो ये आप देख सकते हैं इस फोटो में। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी जैसे पेपर, प्लास्टिक करेंसी आ गया ना, जैसे बहुत सारे कार्ड्स आ गए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इट्स टाइप ऑफ कार्ड आ गए हैं, जैसे वीजा, रुपे, मास्टर कार्ड, ग्लोबल कार्ड्स, इस तरह से आ गए हैं, ठीक है। साथ ही साथ में क्रिप्टो करेंसीज ये भी आ चुके हैं, है ना, डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसीज, ठीक है। अलग अलग चेक्स बुक और डिमांड डिपॉजिट्स, इन टाइप ऑफ, ये सब क्या है, ये सब मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसीज है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम जो कॉइन्स एंड नोट्स है, ये भी तो एक फॉर्म ऑफ करेंसी है ना। इन सब से हम लोग क्या कोई चीज एक्सचेंज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस आर ऑल मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। मनी इज समथिंग दैट कैन एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हम लोग ने पढ़ा ट्रांजेक्शन में, मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह एक्ट करता है। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, जैसे पेपर नोट्स एंड कॉइन्स, ये तो करेंसी हो गया, एंड साथ ही साथ में डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसीज मेनली डील किया जाता है, अम, जो पेपर नोट्स होते हैं ना, 10 रुपए के, 5 रुपए के, 20, 50, 100, ऐसे इंडिया में यूज होता है। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग फॉर्म ऑफ करेंसी है, कहीं यूएस डॉलर्स है, कहीं इंडियन रुपीज है, कहीं पाउंड स्टर्लिंग, यूरो, अलग अलग है ना। फिर डिमांड डिपॉजिट्स मेनली चेक्स टाइप के होते हैं, है ना। तो पेपर, ये भी एक टाइप ऑफ पेपर ही है, ठीक है। और जो बहुत न्यू जो टेक्नोलॉजीज आ चुके हैं, जैसे कि क्रिप्टो करेंसीज, डिजिटल करेंसी आ गए, ठीक है, वो भी एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी ही है, ठीक है। तो करेंसी इज जनरली एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ मनी, है ना। क्यों, क्योंकि करेंसी एक्ट करता है एज अ लीगल टेंडर, ठीक है, इंक्लूडिंग कॉइन्स एंड पेपर नोट्स, क्योंकि वो जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई से वो अप्रूव्ड होता है, क्योंकि आरबीआई इज अवर सेंट्रल बैंक, है ना। तो आरबीआई से अप्रूव कोई भी नोट या करेंसी होगा, वो दैट विल बी अ लीगल टेंडर, ठीक है। तो करेंसी इज व्हाट, अ लीगल टेंडर,
ठीक है, जैसे कि आज के टाइम पे जो हम लोग नए वाले 2000 के नोट थे वो बहुत ज्यादा कम यूज हो गया है ना। और गवर्नमेंट ने पॉलिसी भी लाई थी कि जितने भी नोट्स हैं 2000 के वो आप डिपॉजिट कर लीजिए अपने बैंक्स में या एक्सचेंज कर लीजिए, है ना। क्योंकि वो अलग केस था कि उसमें करप्शंस वगैरह हो रहे थे इसीलिए। ठीक है, तो वो क्या था, अब हम लोग अभी गवर्नमेंट ने ऐसे कहा नहीं है कि 2000 नोट इज नॉट ए लीगल टेंडर। अभी ऐसा कोई सूचना तो आया नहीं है, लेकिन इसका यूजेस बहुत कम हो गया। लेकिन बाकी जो नोट्स है, बाकी डिनोमिनेशन नोट्स है, जैसे 500 के, 100 के, 200 के, वो चल रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है, वो आप देखते होंगे नोट्स के नीचे लिखा होता है, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, इस टाइप ऑफ लिखा होता है हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, तो ये क्या है, एक लीगल टेंडर है। ठीक है, साथ ही साथ कॉइन्स एंड पेपर। ठीक है, तो अनलाइक द थिंग दैट वेयर यूज्ड एज मनी अर्लियर, मॉडर्न करेंसी इज नॉट मेड अप ऑफ प्रीशियस मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। ओल्ड टाइम्स में, मेनली एंशियंट टाइम्स में, मिडिएवल टाइम में क्या होता था, जितने भी मॉडर्न करेंसीज होते थे वो प्रीशियस मेटल से बने होते थे, जैसे गोल्ड के, सिल्वर के, है ना, बहुत ज्यादा महंगे होते थे। लेकिन आज के टाइम पर जो करेंसीज मेनली बनते हैं वो पेपर करेंसीज होते हैं। मतलब जैसे कहा जाता है कि एक रिपोर्ट में मैं पढ़ा था कि अगर 2000 रुपीज के नोट जो था उसको बनाने में खर्च कितना करता है गवर्नमेंट, एक नोट को, एक नोट 2000 के नोट को बनाने में कितना खर्च करता है, तो ऑलमोस्ट 4 से 5 रुपया खर्च करता है एक नोट को बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन जो पहले के टाइम पे एक सिल्वर कॉइन हुआ करता था, ठीक है, उसकी वैल्यू तो बहुत ज्यादा है, सिल्वर कॉइन गोल्ड कॉइन की बहुत ज्यादा होती थी, है ना। तो ये एक मेजर बेनिफिट है करेंसीज या पेपर नोट्स, प्लास्टिक करेंसीज यूज करने का। ठीक है, करेंसी इज इशूड बाय द गवर्नमेंट एंड सर्कुलेटेड विद इन एन इकोनॉमी। ठीक है, तो करेंसी ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने हिसाब से छाप सकते हैं। ठीक है, वैसे बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, जो जो फेक करेंसीज आते हैं, है ना, तो वो इलीगल है, वो करना क्रिमिनल ऑफेंस के दायरे में आ जाएगा। ठीक है, तो वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होता है, गवर्नमेंट का काम है। ठीक है, तो इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज करेंसीज नोट्स ऑन द बेस बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारा मेन गवर्नमेंट है उसके बिहाफ पे आरबीआई, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, फेडरल बैंक भी कह सकते हैं, वो सारे करेंसीज नोट्स छापते हैं। ठीक है, जैसे प्रिंट करते हैं, हर नोट के नीचे लिखा होता है मैं धारक को इतना रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। साथ ही साथ नीचे जो होता है आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उनका सिग्नेचर भी होता है। मतलब वो लीगल करेंसी है, लीगल टेंडर है। और अगर कोई भी इसको लेने से इनकार कर सकता है, तो कोई भी लेने से अगर इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये लीगल टेंडर है। ठीक है, ये हक है। ठीक है, तो ये करेंसीज के बारे में था, मॉडर्न करेंसीज के बारे में। अब ये तो पेपर एंड नोट्स के बारे में आ गया। अब आते हैं डिपॉजिट्स विद बैंक्स। ठीक है, तो जिसको क्या होता है, द अदर फॉर्म्स इन विच पीपल होल्ड मनी इज डिपॉजिट्स विद बैंक। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो मेनली जो करेंसीज, पैसा स्टोर करते हैं इन फॉर्म्स ऑफ नोट्स या कॉइन्स में स्टोर करते हैं। अपार्ट फ्रॉम नोट्स, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स, हम लोग जो मनी है वो बैंक्स में भी डिपॉजिट करते हैं। अगर आपके पास सरप्लस मनी है, मान लीजिए आप 50,000 पर मंथ इनकम है आपकी, ठीक है, लेकिन आपको 50,000 का एक्सपेंस नहीं करते आप महीने में। मान लीजिए आप 20,000 रुपया हर महीना सेव करते हैं, सेविंग है आपकी 20,000 रुपया। तो ये जो 20,000 रुपया है, ये सरप्लस मनी जो है वो आप क्या करेंगे, बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, है ना। बैंक में अलग अलग डिपॉजिट्स होते हैं, डिपॉजिट्स अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, है ना, फिक्स्ड डिपॉजिट, इस तरह के होते हैं। तो आप क्या करते हैं, एक जो सरप्लस मनी होता है उसको हम लोग मेनली बैंक्स में डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है, और जब हमें नीड होता है तब हम लोग बैंक से विड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यही होता है मेनली, इसी को कहा जाता है डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पीपल नीड सम only some currency for day to day needs, they deposit it with the banks by opening a bank account in their name। ठीक है, जो सरप्लस मनी है वो हम लोग अपने डिपॉजिट्स, जो सेविंग्स अकाउंट होता है उसमें डिपॉजिट कर देते हैं। तो बैंक्स एक्सेप्ट दिस डिपॉजिट एंड आल्सो पे एन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट। ठीक है, तो अगर बैंक में हम लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं तो बैंक उसके बदले क्या देता है, सम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देता है। मान लीजिए 5%,
6% ऐसा इंटरेस्ट मतलब हर बैंक का अलग अलग रेट होता है डिपॉजिट्स का, ठीक है। इन दिस वे क्या होता है, पीपल्स मनी इज सेफ। दो फायदे हैं इससे, तो जो सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी है वो भी सेफ रहता है, सेफ एंड सिक्योर रहता है, और साथ ही साथ में इट अर्न्स एन अमाउंट एज इंटरेस्ट, ठीक है, साथ ही साथ में इंटरेस्ट भी मिलता है, ठीक है। मान लीजिए आप हर महीना 20,000 करके जमा कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा मान लीजिए 21,000, ठीक है, तो आपका 1,000 रुपया फायदा हो गया बैंक में अगर डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंस द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, जैसे मैंने कहा जब हमें जरूरत पड़ेगी पैसे की तो हम लोग डिमांड कर सकते हैं विड्रॉ करने के लिए। तो डिमांड तो हम लोग विड्रॉ हम लोग अलग अलग तरीके हैं, आजकल ऑनलाइन पेमेंट भी हो सकता है, यूपीआई ट्रांजैक्शंस, या फिर एटीएम से कैश विड्रॉ कर सकते हैं, या फिर हम लोग डायरेक्ट बैंक में जाकर डिमांड डिमांड इन द फॉर्म एक स्लिप आता है, उसको स्लिप में भर के हम लोग दे देंगे कि हमें पैसा विड्रॉ करना है, ठीक है। तो उस टाइप ऑफ डिपॉजिट को हम लोग क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। तो बैंक आपको वापस आपका पैसा दे देगा, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स विद द बैंक है। साथ ही साथ में डिमांड डिपॉजिट्स ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटीज विच इज कॉल्ड द चेक फैसिलिटी, ठीक है। तो डिमांड डिपॉजिट के साथ साथ ये चेक फैसिलिटीज भी आता है ना। तो जिन ये एक काइंड ऑफ चेक है, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे डिटेल दिया रहता है कि पे किसको किसके लिए चेक बना हुआ है, कितना अमाउंट का बना हुआ है, तो आपको वर्ड्स में भी लिखना पड़ता है, फिर फिगर में भी लिखना पड़ता है, फिर डेट डालना पड़ता है, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अकाउंट नंबर डिटेल्स कौन से बैंक अकाउंट का है, ठीक है, फिर चेक नंबर नीचे दिया होता है, फिर कोडिंग क्या होता है बैंक का, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रहता है चेक्स। दिस इज ऑल्सो व्हाट अ पेपर, एक टाइप ऑफ पेपर ही है ना चेक भी, ठीक है। तो वो भी मेनली हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ मनी को होल्ड करता है, ठीक है, एंड कैश करता है। इट इज बेसिकली अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट टू दैट पर्सन्स इन हुज नेम चेक हैज बीन इशूड, तो इसी को मेनली चेक कहा जाता है, टाइप ऑफ पेपर है ना। तो ये मान लीजिए इस फोटो में जैसे लिखा हुआ है प्रेम कुमार, ठीक है, तो प्रेम कुमार के अकाउंट में ये अमाउंट 57,000 रुपीज जो है उसके अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। किसके अकाउंट से जाएगा, तो जो ये इस बैंक अकाउंट से पैसा आपके विड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। इसी को कहते हैं मेनली चेक, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ ये भी एक डिमांड डिपॉजिट की ही फैसिलिटीज है। इट सेटल्स पेमेंट्स विदाउट यूजिंग ऑफ कैश, ठीक है। तो जहां पर कैश का यूज नहीं किया जाता है वहां पर मेनली चेक्स का यूज किया जाता है, और ये बहुत ज्यादा सिक्योर भी रहता है, ठीक है, सिक्योर भी रहता है, एंड इसके फीचर्स भी इम्प्रूव्ड है। और इससे भी अगर एडवांस्ड फीचर्स के देखेंगे तो जितने भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं कि इस सब में क्या होता है, थोड़ी बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, आपको बैंक में जाना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा, और थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग है ना। लेकिन जो आजकल जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है वो कुछ मिनटों में ही सब कुछ हो जाती है ना। तो वो भी एक टाइप ऑफ मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसीज की ही है फॉर्म्स, तो वो भी इम्पोर्टेंट है समझना, ठीक है। फिर हम लोग आ जाते हैं सेकंड पार्ट ऑफ जो चैप्टर है, वो है लोन्स एक्टिविटीज ऑफ बैंक, ठीक है, लोन्स या जिसको हम लोग कह सकते हैं कि क्रेडिट, ठीक है। तो आपको अगर मान लीजिए आपको पढ़ाई करना है, एजुकेशन, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बैंक से एजुकेशन लोन्स लेते हैं, या आपकी तबीयत अचानक बिगड़ गई है तो आप हेल्थ के लिए लोन ले सकते हैं, आपको मकान खरीदना है, घर बनाना हो, या कार खरीदनी हो, सबके लिए क्या होता है, हम लोग बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है। तो बैंक से हम लोग मेनली क्रेडिट लेते हैं। तो बैंक्स यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन्स, ठीक है। तो बैंक्स जिसमें हम लोग बहुत सारे लोग अपने अपने सेविंग्स जो सरप्लस मनी है जिसको डिपॉजिट करते हैं, उसी मनी से बैंक जो है दूसरे पर्सन को जिसको पैसे की जरूरत है उसको वो लोन देते हैं बेसिकली, ठीक है, अ टाइप ऑफ मनी देते हैं। देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर लोन्स फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज, हर सेक्टर के लिए, चाहे वो फार्मर्स हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, स्टूडेंट्स हो, विमेन्स हो, सबके लिए आजकल लोन्स बहुत डिमांड पे ही है। तो बैंक्स किस तरह से फंक्शंस करता है मेनली इस फिगर से आप समझ जाएंगे। तो दिस बैंक है, ठीक है, तीन इंपॉर्टेंट फिगर्स है, बैंक, सेकंड इज डिपॉजिटर, एंड थर्ड इज द बोरोवर,
ठीक है। तो मान लीजिए डिपॉजिटर कौन होंगे, जिनके पास सरप्लस मनी है। तो सरप्लस मनी वाले जो होंगे वो अपने जो सरप्लस मनी है वो बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। ठीक है। उसके बदले बैंक क्या करेगा, वो बैंक इंटरेस्ट देगा डिपॉजिटर्स को। तो पीपल में मेक विड्रॉल एंड गेट इंटरेस्ट। ठीक है। तो सरप्लस मनी बैंक में डिपॉजिट हुआ और पीपल जो है डिपॉजिटर विड्रॉ भी कर सकते हैं, साथ ही साथ में उनको इंटरेस्ट में मिलेगा जितना भी वो पैसा डिपॉजिट किया उस रेस्पेक्ट में। ठीक है। तो मान लीजिए जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है फॉर द डिपॉजिट, ठीक है, मान लीजिए वो है 5% डिपॉजिट रेट है। ठीक है। फिर सेकंड जो पर्सन है बोरोवर, जिसको पैसा चाहिए, ठीक है, जिसकी पैसे की जरूरत है, वो क्या करेगा, बैंक में अर्जी डालेगा कि हमें लोन दे दीजिए। ठीक है। तो बैंक लोन देगा। ठीक है। फिर वो जो भी बोरोवर है उसको क्या करना पड़ेगा, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद में उस पैसा को रीपे करना होता है बैंक को। अब बैंक को रीपे करना होगा, बैंक लोन तभी देगा ना जब आप उस पे इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। ठीक है। जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी ऐड हो जाता है। ठीक है। तो इस केस में इंटरेस्ट क्या होगा, लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो मान लीजिए 7% है। ठीक है। तो 7% इज द इंटरेस्ट रेट। तो जो डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट होता है वो जनरली कम होता है इन कंपैरिजन टू द लोन की जो इंटरेस्ट रेट होती है। ठीक है। तो बैंक की जो कमाई होती है वो कैसे होती है, तो यही जो यहाँ पर फर्क हो रहा है इंटरेस्ट रेट में। ठीक है। लोन का जो इंटरेस्ट रेट था वो 7% था। ठीक है। और जो डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट था 5%। ठीक है। तो बैंक का जो कमाई क्या हुआ, बैंक की इनकम क्या हुआ, तो यही 2% जो हो गया, दैट इज द इनकम ऑफ द बैंक। ठीक है। इसी तरह से बैंक मेनली चलता है। ठीक है। जब हम लोग लोन लेने जाते हैं तो वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, और जब हम लोग बैंक में डिपॉजिट करते हैं तब इंटरेस्ट रेट कम मिलता है। ठीक है। तो जनरली बैंक इसी तरह से परफॉर्म करता है। ठीक है। तो यही चीज मैंने इसमें कहा है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो बैंक क्या कर रहा था, बैंक मीडिएट्स बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड्स, दैट इज द डिपॉजिटर, एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ दिस फंड्स। ठीक है। तो बैंक जो है वो एक एक्ट एज अ मीडिएटर का काम कर रहा है। ठीक है। तो बैंक बैंक का भी तो इनकम होना जरूरी है ना। बैंक ऐसे नहीं है ना कि वो समाज सेवा के लिए बना हुआ है, उसको भी कुछ ना कुछ इनकम करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली एम्प्लॉयर्स काम करते हैं। तो एम्प्लॉयर्स को भी तनख्वाह, सैलरी, मेंटेनेंस, मशीन्स का मेंटेनेंस, वो सब करना पड़ता है। तो इसीलिए बैंक चार्ज करता है हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स एज कंपेयर टू दैट ऑफ द गिवन फॉर द डिपॉजिटर्स। तो ये हर बैंक जो है, अगर कोई बैंक लोन पे 8% इंटरेस्ट रेट दे रहा, मतलब मांग रहा है, तो वो डिपॉजिट में 6% देगा या 5.76% इस तरह से कुछ देगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि डिपॉजिट रेट ज्यादा हो जाए, उस केस में क्या होगा, बैंक जो है वो घाटे में चलेगा, लॉस में चलेगा, और कोई भी लॉस में कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी कंपनी ज्यादा देर के लिए रन नहीं कर सकती। ठीक है। तो ये था पूरा डिपॉजिटर और बोरोवर्स के रिलेशनशिप। फिर हम लोग मूव करेंगे, दो डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस को देखेंगे, दो टाइप ऑफ लोन सिचुएशन को देखेंगे कि किस तरह से लोन्स जो है किस तरह से बेनिफिट भी कर सकता है और साथ ही साथ में नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। ठीक है। तो दो हम लोग केस स्टडीज लेंगे, उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो क्रेडिट आपको उम्मीद करता हूं समझ आ गया, क्रेडिट या लोन सेम थिंग है। तो refers to an agreement in which the lender supplies the borrower with money। ठीक है। तो लेंडर सप्लाईज, लेंडर कौन हो गया, तो बैंक हो गया है ना। बैंक जो है वो मनी सप्लाई कर रहा है टू द बोरोवर्स with money, goods or services in return of promise of future payment। प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट, जिसको रीपेमेंट कहा जा रहा है। रीपेमेंट में मेनली जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो तो होगा ही, साथ में इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट भी ऐड होगा। ठीक है। तो दो केस स्टडीज हम लोग समझेंगे। सबसे पहले केस स्टडी है सलीम का। ठीक है। तो सलीम ऑब्टेन्स क्रेडिट टू मीट द वर्किंग नीड्स फॉर प्रोडक्शन। तो बेसिकली सलीम जो था वो एक जूते की फैक्ट्री बनाना चाहता था। ठीक है। जहां पर जूता का वो प्रोडक्शन कर सके। तो वो लोन जाता ले जाता है बैंक से। ठीक है। और उसको लोन मिल जाता है। ठीक है। तो लोन मिलता है और उसके साथ क्या करता है, जो लोन था उसको हेल्प करता है उसके जो ऑनगोइंग एक्सपेंसेस है, जैसे कि प्रोडक्शंस, जूतों को बनाना, कंप्लीट प्रोडक्शंस ऑन टाइम, एंड देयर बाय इंक्रीजिंग हिज अर्निंग।
ठीक है, तो वो कंप्लीट एक सर्टेन टाइम में वो जूता बना भी देता है और वो बेच भी देता है, उससे उसके फायदे भी हो जाते हैं, ठीक है, उनका उसका इनकम हो जाता है। ठीक है, तो उसका जो फायदा हुआ, सरप्लस मनी हुआ, उससे वो क्या कर दिया, वो अपना लोन्स को रीपे कर दिया। ठीक है, मान लीजिए कि वो फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज का वो लोन लेता है। ठीक है, और वो 10,000 रुपीज के इनपुट से वो जूता बनाता है, जूता बनाकर वो मान लीजिए 15,000 रुपए में वो बेच देता है। ठीक है, जूतों को, सारे जूतों को 15,000 में बेच देता है, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ, ऑलमोस्ट 5,000 हो गया। ठीक है, अब मान लेते हैं कि 10,000 रुपए जो वो प्रिंसिपल अमाउंट लिया है, बैंक से लोन लिया है, उस पे 1,000 रुपया का इंटरेस्ट हुआ, तो कुल मिलाकर उसको बैंक को कितना देना पड़ेगा, तो कुल मिलाकर उसको बैंक को 11,000 देना पड़ेगा, तो भी उसके पास में 4,000 का सरप्लस इनकम होगा, है ना। तो वो फिर 4,000 से वो अगेन कोई दूसरा लोन ले सकता है, या फिर वो नया एक बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। तो इस केस में क्या हुआ, सलीम का जो है, सलीम के केस में क्या हुआ कि क्रेडिट या लोन जो है वो प्लेज अ वाइटल एंड पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन, है ना। तो उसको फायदा हुआ, लोन से उसको फायदा हुआ। फिर हम लोग सेकंड सिचुएशन देखेंगे, सेकंड केस देखेंगे जिसमें लोन से नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि सपना का केस देख लेते हैं। ठीक है, तो सपना एक बेसिकली एक फार्मर है जो कि रूरल इंडिया में रहती है, तो उसको भी लोन चाहिए था फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ठीक है, ग्रोइंग क्रॉप्स, सीड्स खरीदने के लिए, फिर फर्टिलाइजर्स और भी चीज़ों को खरीदने के लिए उसको लोन चाहिए था। ठीक है, तो मान लेते हैं उसको सेम केस में उसको 10,000 का लोन अप्रूव हो चुका है बैंक से। ठीक है, तो दिस इज द प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, लेकिन क्योंकि वो एग्रीकल्चर के लिए लोन ले रही थी, ठीक है, तो क्या हुआ कि उसका क्रॉप फेलियर हो गया, जिस तरह से क्रॉप का प्रोडक्शन या ईल्ड होना चाहिए था उस तरह से वो क्रॉप का ईल्ड नहीं हो पाया। तो क्रॉप का ईल्ड अगर डाउन हो गया, प्रोडक्शन अगर कम हो गया, तो ऑब्वियसली वो जो मार्केट में अनाज को बेचेगी उसमें उसका पैसा भी कम मिलेगा, है ना। तो पैसा भी कम मिलेगा तो उसका मेनली क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, तो वो 10,000 रुपया इनपुट वो एग्रीकल्चर फील्ड में लगा तो दी, लेकिन उसको वहां से आउटपुट कितना निकला, तो मान लेते हैं उसका आउटपुट निकल गया जस्ट 5,000 ही वो कमा सके। तो इस केस में क्या हो गया, लॉस कितना हो गया, सपना को लॉस ऑलरेडी 5,000 हो गया। ठीक है, सपना को 5,000 का लॉस हो गया, और उसको रेट, इंटरेस्ट रेट पे बैंक को कितना देना था, तो 11,000 उसको रीपे करना था, लेकिन उसका इनकम ही 5,000 है। ठीक है, उसका इनकम तो 5,000 होगा और उसको रीपे करना है 11,000, तो उसको अभी भी कितना पैसा लगेगा, 6,000 रुपया लगेगा। तब इस 6,000 रुपए के लिए वो क्या करेगी, फिर अगेन वो दूसरा लोन के लिए अप्लाई करेगी। ठीक है, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अगर वो भी लोन क्रॉप फेलियर हो गया या कुछ कारणवश वो पैसा चुका ना पाई, तो अगेन वो क्या करेगी, एक लोन को चुकाने के लिए वो दूसरा लोन लेगी, फिर दूसरा लोन को क्लियर करने के लिए तीसरा, इस तरह से वो साइकिल में फंस जाएगी। इसी को ही कहा जाता है डेप्थ में फंस जाने को, इसी को ही कहा जाता है डेप्थ ट्रैप। ठीक है, तो जिस तरह से आपको पता है चाइना जो है वो पाकिस्तान को, श्रीलंका को, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है उसको डेप्थ ट्रैप में फंसा ले रहा है। ठीक है, उसी वही केस सपना के साथ भी हुआ। ठीक है, तो क्रॉप फेलियर हो गया, सलीम के केस में ऐसा फेलियर नहीं हुआ था। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जो क्रेडिट है या लोन है, इन दिस केस पुशेस द बोरोवर्स इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम व्हिच द रिकवरी इज वेरी पेनफुल। ठीक है, वो वापस, इसीलिए क्या होता है, फार्मर्स लोग क्या करते हैं, ये डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। अब उसको डेब्ट ट्रैप से निकलने के लिए क्या करते हैं, वो या तो जमीन को बेचना पड़ जाता है, जमीन को, घर को, या फिर जो उनके ज्वेलरीज होते हैं उनको बेचना पड़ जाता है और गरीबी में रहना पड़ता है, या फिर बहुत फार्मर्स पैसा नहीं दे पाते, उनके पास कुछ नहीं रहता है, तो वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है ना। तो ये क्रेडिट जो है उसके पॉजिटिव भी है एंड नेगेटिव्स भी। ठीक है, तो बहुत सोच समझ के लेना चाहिए लोन। ठीक है, फिर आ जाता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो लोन्स कैसे मिलेगा, क्रेडिट ऐसे आसानी से तो बैंक नहीं दे देगा ना। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप जाएंगे कि हमको 1 लाख रुपए का लोन दे दीजिए पढ़ाई के लिए, तो वो ऑब्वियसली नहीं देगा आसानी से। ठीक है, वो किस बेसिस पे देगा, आपके जो पेरेंट्स होंगे उनके बैकग्राउंड चेक करेंगे, उनके बैंक बैंक बैलेंस को देखेंगे,
और भी बहुत सारे कंडीशंस देखेंगे, तब जाके ही लोन अप्रूव होता है। तो वो जो कंडीशंस है, टर्म्स एंड कंडीशन है, किस बेसिस पे किसी को लोन दिया जाएगा, उसी को मेनली टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। ठीक है, तो एवरी टाइम ए लोन इज सैंक्शन इट बिकम्स सर्टेन कंडीशंस ऑन व्हिच द लोन इज प्रोवाइडेड, these are the called terms of conditions on which financial institutions provide loans। ठीक है, तो बैंक्स उस तरह से लोन दिया जाता है। तो एवरी लोन एग्रीमेंट specifies an interest rate at which the borrower must pay to the lender along with the repayment of the principal। ठीक है, तो जब भी लोन अप्रूव करता है बैंक, तो बैंक कह देता है कि हम जो लोन है उसको उस पे 8% इंटरेस्ट रेट लेंगे, सपोज 8% लेंगे या 7% इंटरेस्ट लेंगे, 9% लेंगे, 10% लेंगे। इस तरह से बैंक जो है ऑलरेडी स्पेसिफाई कर देता है कि हम लोग इंटरेस्ट रेट कितना लेंगे। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रिंसिपल, आपने प्रिंसिपल कितना पैसा अमाउंट विड्रॉ मतलब लोन लिया है, फिर रेट पे डिपेंड करता है ना, रेट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, टाइम कितना है, कितने महीने के लिए, कितने सालों के लिए आप टाइम पीरियड के लिए आप लोन ले रहे हैं, उन सब पे निर्भर करता है रीपेमेंट, जो हमें रीपेमेंट करना है पैसा। ठीक है, तो ऑब्वियसली ज्यादा टाइम के लिए लेंगे या ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी हमको रीपेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब तो टर्म्स एंड कंडीशन है ही, पेपर वर्क होता ही है। फिर साथ ही में इन एडिशन टू दिस लेंडर्स में डिमांड कोलेट्रल। ठीक है, तो बैंकर्स जो होते हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, वो समथिंग सिक्योरिटी मांगते हैं, है ना, कि आप लोन ले लिए या वापस आप लोन वापस नहीं कर सकते हैं, देन क्या करेंगे आप, है ना, तो बैंक जो है वो सिक्योरिटी मांगता है, मेनली कोलैटरल। ठीक है, तो कोलैटरल अगेंस्ट द लेन, तो कोलैटरल बेसिकली क्या है, वो एसेट है दैट द बोरोवर ओन्स। तो वैसे एसेट्स हैं जो बोरोवर्स के पास है। अगर मेरे पास बैंक से लोन लेना है, ठीक है, तो मेरे पास कुछ एसेट्स होना चाहिए, दैट ऑन दैट बेसिस बैंक विल गिव मी लोन, है ना। तो एसेट्स अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि व्हीकल हो सकता है, कार बाइक कुछ भी हो सकते हैं, घर हो सकते हैं, घर के जमीन के, या फिर जमीन भी हो सकता है, आपके नाम पे कोई जमीन है, या फिर ज्वेलरीज है। ठीक है, या पेपर वर्क जैसे होते हैं, है ना, बहुत सारे पेपर्स होते हैं जमीन के, या किसी भी का व्हील हो आपके नाम पे कुछ, फिर या एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी किसी दूसरे बैंक में हो। ठीक है, ये सब जो होता है, इवन जो मेनली जो गांव में होते हैं, देहात में होता है, मेनली वहां पर लाइफ स्टॉक्स भी एज अ कोलेट्रल रखा जाता है। लाइफ स्टॉक, व्हीकल, बिल्डिंग्स, ये सब जैसे गाय, भैंस, बकरियां, उनको भी एज अ कोलेट्रल रखा जाता है। तो मेनली छोटे लेवल पे जो छोटे लोन्स होते हैं उस पे एज अ कोलेट्रल बैंक यूज यूज करता है। तो कोलेट्रल वो एसेट है जो कि बोरोवर के पास होता है एंड यूजेस दिस एज अ गारंटी। ठीक है, तो एक एज अ सिक्योरिटी एक्ट करता है बैंक्स को कि हाँ, अगर जिसको भी हम लोग लोन दिए हैं अगर वो रीपेमेंट नहीं कर पाया तो वो क्या करेंगे, उसके बदले में उस वैसे चीज को बेचकर बैंक अपना पैसा वापस ले सकता है। ठीक है, तो उसपे बैंक का हाथ, मतलब बैंक का उस पर हक होता है। मान लीजिए आप लोन ले चुके हैं 10 लाख रुपए का घर बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर आप एक सर्टेन स्पेसिफिक टाइम पीरियड में अगर लोन रीपे नहीं कर सकते हैं तो बैंक क्या करेगा, वो जो घर है वो अपने नाम पे ही कर लेगा। ठीक है, या फिर घर को बेच देगा किसी दूसरे पर्सन को, और वहां से जो पैसा आएगा वो बैंक के अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसी को मेनली टर्म्स ऑफ क्रेडिट, इन सबको ही जो इंटरेस्ट रेट है, टाइम पीरियड, किस तरह से आपको रीपे करना है, रीपेमेंट के भी अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, जैसे हर मंथली आपको इंस्टॉलमेंट्स देने हैं या क्वार्टरली या मंथ ईयरली देने हैं, वो भी सब क्या होते हैं, ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड एज टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ठीक है, तो interest rate, collateral, documentations requirement, and the mode of repayment together comprises what is called the terms of credit। ठीक है, the terms of credit vary substantially from one credit arrangements to the another। ठीक है, तो ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो अलग अलग बैंक्स के अलग अलग होते हैं, या फिर पर्सन टू पर्सन भी वेरी करते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे आप केसेस सुने होंगे, जैसे विजय माल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ये सब क्या क्या बहुत बड़े बड़े अमाउंट जो है, हजारों करोड़ में वो लोन ले चुके हैं बैंक से, और उसको वो रिपेमेंट नहीं कर सके। तो बैंक्स का ये दायित्व बनता था कि इतना अमाउंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एक पर्सन को या एक इंस्टीट्यूशंस को, कंपनीज को किस तरह से दे सकते हैं। तो वो भी एक
डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो है वो बहुत बैंक्स के ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, या बहुत बैंक क्या करता है वो उसमें छुपा भी सकता है। टर्म्स एंड क्रेडिट जो होता है वो टर्म्स एंड कंडीशंस को छुपा भी देता है, जिससे हैरेस भी होते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, तो ये सब ड्रॉबैक्स है। ठीक है, तो फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया और वेरियस टाइप ऑफ लोन्स हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग सेक्टर्स में। तो मेनली दो टाइप्स ऑफ सेक्टर्स है, एक है फॉर्मल सेक्टर एंड इज इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स। तो फॉर्मल सेक्टर्स लोन्स वैसे हैं जैसे हम लोग लोन्स जैसे कि बैंक्स या कोऑपरेटिव सोसाइटीज या कोई भी इंस्टीट्यूशन से अगर लोन लेते हैं तो उसको फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन कहा जाता है। सेकंड इज द इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स, जैसे कि हम लोग कोई रिलेटिव से या फ्रेंड से, लैंडलॉर्ड से, मनी लेंडर से, साहूकार, उन सब से अगर लोन्स लेते हैं तो वो हो जाता है इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर्मल सोर्स एंड इनफॉर्मल सोर्स। तो फॉर्मल सेक्टर्स में क्या होता है और इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है। तो फॉर्मल सेक्टर जो होते हैं हम लोग उसमें लोन्स कहाँ से ले रहे हैं, तो बैंक से, कमर्शियल बैंक से, या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव पब्लिक बैंक्स है उन सब से लेते हैं। तो वो सब बैंक्स जो होते हैं वो आरबीआई सुपरवाइज करता है, वो आरबीआई से रजिस्टर्ड होते हैं। तो वैसे ही बैंक से लोन्स लेने चाहिए और साथ ही साथ में डिपॉजिट करने चाहिए, जिससे जो वैसे बैंक या वैसे इंस्टीट्यूशन जो कि आरबीआई से, आरबीआई के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अगर हमें कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो हम लोग अप्रोच कर सकते हैं, है ना, अगर वो आरबीआई से अप्रूव्ड नहीं है। ठीक है, तो जैसे बहुत सारे चिट फंड्स हैं जो कि आरबीआई अप्रूव नहीं करता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, बहुत ज्यादा करप्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो वो इनफॉर्मल सोर्सेस में आ जाता है। ठीक है, तो इनफॉर्मल सोर्सेस में कोई, देर इज नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइजर्स, वहां पर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि वो सुपरवाइज करेगा सारे मैटर्स को लोन्स के। लेकिन फॉर्मल सेक्टर में आरबीआई जो है वह एक निगरानी रखता है। ठीक है, फिर साथ ही साथ में फॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, फिर टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन, जो भी पेपर वर्क होता है वो सब कुछ आराम से होता है ना, उसमें ऑलरेडी सब कुछ कह दिया जाता है लोन लेने से पहले। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई फिक्स नहीं रहता है। वो एक बार लोन देने के बाद अगर अगर आप रिलेटिव के पास जाएंगे तो मान लीजिए आपको 10% रेट पे लोन तो मिल गया, लेकिन वो बीच में ही क्या करेगा, वो 10% की जगह 12% कर देगा या 15% कर देगा। ठीक है, तो क्योंकि वहाँ पेपर वर्क बहुत कम होता है। ठीक है, तो वो चेंज मैनिपुलेटिव होते हैं। ठीक है, तो जो फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन्स जो होते हैं, दे गिव लोन नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइजेस बट टू स्मॉल बिजनेसेस। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े बड़े कंपनीज को या जो प्रॉफिट बनाते हैं उनको ही, स्मॉल बिजनेसेस को भी, स्मॉल स्टार्टअप करने के लिए भी मिल जाता है। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर्स में क्या होता है, मेन जो गोल होता है उसमें क्या होता है कि टू अर्न ह्यूज प्रॉफिट्स। ठीक है, तो उनका मेन सोर्स ही ये होता है कि ह्यूज प्रॉफिट, इसीलिए वो क्या करते हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट होता है बहुत ज्यादा होता है, 10%, 15%, 20%, 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट होता है। लेकिन फॉर्मल सेक्टर पे उतना नहीं होता है, 8%, 7%, 9%, 10%, इससे ज्यादा तो नहीं होता फॉर्मल सेक्टर में, है ना। फॉर्मल सेक्टर में जैसे बैंक्स, कोऑपरेटिव्स हो गए, रूरल बैंक, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये सब फॉर्मल सेक्टर्स में आ जाते हैं, है ना। वर्ल्ड बैंक ये इंटरनेशनल लेवल पे होगा, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, अब इनफॉर्मल सेक्टर में तो बहुत सारे हैं, स्मॉल मनी लेंडर्स, ये ट्रेडर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव, ये सब इनफॉर्मल सेक्टर। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चलेंगे। तो चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। तो किसी भी कंट्रीज को अगर डेवलप करना है तो चीप एंड अफोर्डेबल लोन सिस्टम होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ताकि जो गरीब से गरीब लोग उसको भी लोन मिल सके और वो अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि हमेशा जो पावरफुल लोग हैं या जो रिलेटिव्स होते हैं, जो बैंकर्स के रिलेटिव होते हैं, उनको आसानी से लोन्स मिल जाते हैं। इसी कारण से बहुत सारे करप्शन केस भी होते हैं, है ना। तो चीप और अफोर्डेबल लेन्स होना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, जो इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन है उसमें क्या होता है, हम लोग मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि डेब्ट ट्रैप में फंस जाएंगे। ठीक है, तो उसमें गरीब जो होगा और गरीब होते जाएगा और अमीर जो है और अमीर होते जाएगा, तो गैप बढ़ जाएगा। ठीक है, डिस्पैरिटी होने लगेगा इनकम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि चीप एंड अफोर्डेबल लोन होना बहुत ज़रूरी है ताकि कंट्री डेवलप कर सके। ठीक है, फॉर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट्स में देख लीजिए, तो मेनली 4 कैटेगरीज ऑफ पर्सन होते हैं। एक बहुत जो पुअर होते हैं, एक पुअर तो है लेकिन उनके पास कुछ सम काइंड ऑफ एसेट्स है। ठीक है, तो पुअर क्लास, लोअर क्लास हो गए ये लोअर मिडिल क्लास मान लीजिए। फिर ये थोड़ा अपर मिडिल क्लास में है जो वेल ऑफ हाउसेस है। और ये चौथा जो कैटेगरी है जो कि रिच पर्सन है। ठीक है, जो मिलेनियर्स बिलियनियर्स है मेनली। तो पुअर पर्सन जो होते हैं, पुअर हाउस होल्ड जो होते हैं, मेनली पुअर पर्सन में मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं कि वो पढ़े लिखे कम होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग लोन्स सबसे ज्यादा कहाँ से लेते हैं, तो ऑलमोस्ट 85% जो लोन्स है वो इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं, और 15% जो है वो फॉर्मल सेक्टर से सिर्फ 15% ही लोन लेते हैं। जस्ट एक डेटा है। अब ऐसा आज के टाइम पर हो रहा हो ऐसा पॉसिबल मतलब जरूरी नहीं है, लेकिन मेनली अपने गांव में भी आप जाएंगे तो वहां पर भी लोन इनफॉर्मल सेक्टर जो गरीब लोग होते हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर से ज्यादा लोन लेते हैं, फॉर्मल सेक्टर से बहुत कम लोन लेते हैं। फिर थोड़े से जो रिच हो गए जैसे लोअर मिडिल क्लास, उसमें ऑलमोस्ट 50-50 के आसपास हो जाता है ना, जो फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर का। जो थोड़े से अपर मिडिल क्लास में आ जाते हैं वो लोग 72% जो है, मेजोरिटी जो है वो लोन्स जो है फॉर्मल सेक्टर से लेने लगता है, बैंक से, बैंक इंस्टीट्यूशन से। और जो अल्ट्रा रिच, जो बहुत ज्यादा रिच है, वो लोग क्या करते हैं 90 से 90% से भी ज्यादा जो है लोन्स वो लोग मेनली बैंक से ही लेते हैं, फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं। जैसे देख लीजिए आप, विजय माल्या बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ये सब रिच पर्सन ही थे। तो वो लोग बैंक्स को ही लूट के लेके गए हैं, लंदन में और भी अलग अलग कंट्रीज में सेटल हो गए। ठीक है, उसका कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन जो गरीब लोग हैं वो और तो गरीब होते जा रहे हैं। ठीक है, और बैंक्स जो है, बहुत बार ऐसा आरोप भी लगता है बैंक के खिलाफ कि वो बहुत ज्यादा हैरेस भी करते हैं गरीब लोगों को। ठीक है, ऑब्वियसली वो लोन नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन वो भाग नहीं सकते। लेकिन जिससे लोन लेके जो भाग गए, नीरव मोदी, ये सब तो हजारों करोड़ लेके गए, तो उनको भी वापस लाना तो बहुत जरूरी है उनसे भी, क्योंकि बैंक्स में नॉर्मल मिडिल क्लास के ही ज्यादातर पैसे होते हैं, है ना। तो ये था एक कंपैरिजन बिटवीन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट। ठीक है, तो इट इज नेसेसरी दैट बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स इंक्रीजेस देयर लेंडिंग पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज। इसीलिए जो रूरल एरियाज है, जो गरीब लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं, उनको लोन्स देना थोड़ा आसान बनाना चाहिए, ज्यादा कोलैटरल या डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना चाहिए। इसीलिए क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा हो जाता है या कोलैटरल ऐसे मांगते हैं बैंक्स, लेंडर्स ऐसे मांगते हैं, ताकि जो पुअर हाउस होल्ड हो वो आसानी से ले ही नहीं पाता। ठीक है, फिर वो अगेन वो इनफॉर्मल सेक्टर पर चल जाता है और वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है। फिर वो और गरीब से गरीब होते जाता है। ठीक है, सेकेंडली, वाइल फॉर्मल सेक्टर लोन्स नीड टू एक्सपैंड। ठीक है, फॉर्मल सेक्टर लोन भी है, उसे एक्सपैंड करना जरूरी है। अलग अलग टाइप्स के लोन्स अभी तो हो ही रहे हैं, लेकिन इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट एवरीवन रिसीव्स दिस लोन, है ना। तो सबको बराबर हक मिलना चाहिए लोन्स का। ठीक है, तो ये सब क्रेडिट के बारे में था। अब हम लोग आ जाते हैं लास्ट टॉपिक पे, जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर। ठीक है, तो मेनली पुअर्स के लिए ग्रुप बनाया गया है कि ऐसे आपको पता है कि बैंक रिक्वायर्स क्लियर डॉक्यूमेंटेशंस, कोलैटरल टू अवेल लेंस, है ना। तो पुअर पीपल डिपेंड ऑन इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ लेंस, क्योंकि उनके पास कोई कोलैटरल होता ही नहीं है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़े लिखे उतने होते ही नहीं है, तो वो ऑब्वियसली फॉर्मल सेक्टर के बजाय वो लोग इनफॉर्मल सोर्सेस में जाएंगे। उनको पता है कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन उनके पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि बैंक जो होता है, मोस्ट ऑफ द बैंक्स इंस्टीट्यूशन जो होता है, विदाउट एनी कोलैटरल, विदाउट डॉक्यूमेंटेशन लोन्स अप्रूव नहीं करते हैं। ठीक है, तो दे आर बाउंड टू पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द एब्सेंस ऑफ कोलैटरल। ठीक है, तो वैसे पीपल्स के लिए मेनली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विद जो होते हैं मेनली, उसमें 15 से 20 मेंबर्स अप्रोक्सीमेटली होते हैं, जो पर्टिकुलरली विमेन्स का ही होता है, और जो एक नेबरहुड में ही रहते हैं, कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं, are formed to pool their savings. तो a member saving may vary from 25 rupees to 100 rupees। ठीक है, तो उसमें अगर मान लीजिए 20 मेंबर्स हैं एक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में, एक विलेज में, तो वो लोग हर जो महिलाएं हैं वो हर महीने मान लीजिए 100-100 रुपए वो सेविंग करते हैं। और वो क्या करते हैं, जो
सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो फंड है उसमें सब डिपॉजिट कर देते हैं। तो हर मंथ, एवरी मंथ कितना रुपए जमा हो गए, तो 20 इंटू 100, ठीक है। तो लगभग 2000 रुपया महीना हर मंथ वो सेव्स करे अपने अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप में। तो अगर पूरा ईयरली का देखा जाए तो ऑलमोस्ट ईयरली कितना हो जाएगा, तो 24,000 वो ईयरली वो सेव कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर बाई चांस उन 15-20 मेंबर में से अगर किसी को जरूरत पड़ गई किसी भी काम के लिए, तो वो क्या कर सकते हैं, वो इस सेल्फ हेल्प ग्रुप से वो लोन ले सकते हैं, ठीक है। अब लोन तो लेंगे, लेकिन इस केस में क्या होगा, इंटरेस्ट रेट जो होता है बहुत कम होता है, वो होता है 2%, 3%, 4%, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं होता है, ठीक है। तो वो आसानी से वो लोन ले सकते हैं, ठीक है। तो यही मेनली होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप का फंड, ठीक है। तो अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं, अगर वो बहुत ज्यादा उनके डेवलपमेंट होने लगती है, हर साल पे उन पर डेवलपमेंट होती रहती है, तो वैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंक्स क्या करता है, आसानी से लोन दे देता है, ठीक है। तो बैंक जो होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बैंक जो होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन दे देता है, ठीक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हेल्प्स बोरोवर टू रिसीव लोन विदाउट कोलैटरल इन द टाइम्स ऑफ नेसेसिटी, ठीक है। तो इसके से क्या होगा, तो जो भी महिलाएं उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप में है वो आसानी से लोन ले सकते हैं फ्रॉम द बैंक, इनडायरेक्टली फ्रॉम द बैंक, ठीक है। लोन तो वो लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप से ही ले रहे हैं, लेकिन उनको पैसा कहाँ से आ रहा है, तो बैंक से आ रहा है, ठीक है। तो बैंक से मेनली आता है। तो क्योंकि इसमें कोलैटरल की जरूरत नहीं होती है सेल्फ हेल्प ग्रुप पर, क्योंकि उनका डेवलपमेंट को पता है बैंक्स को कि इनके अकाउंट में 24,000 रुपए है ऑलरेडी, तो बैंक्स उसको लोन दे देता है, वैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन दे देता है, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज्यादा फुल प्रूफ नहीं है, जिसमें बहुत ज्यादा इश्यूज हो जाते हैं, टाइम टू टाइम होते रहते हैं, बहुत ज्यादा करप्शन भी इसमें होते रहता है, तो ये फुल प्रूफ नहीं है, ठीक है। लेकिन बहुत एक अच्छा स्टेप है जिससे विमेन्स जो होते हैं, मेनली महिलाएं जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को, अपनी जो नेसेसिटीज है उसको फुलफिल कर सकते हैं, जैसे कि वो अपने मॉर्गेज लैंड, गिरवी हुआ लैंड को, ज्वेलरी को वो छुड़ा सकते हैं। फिर मीटिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स, जैसे खेती बाड़ी में जो फर्टिलाइजर, सीड्स, अन्य इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए, जैसे शेविंग मशीन्स, हैंडलूम, कैटल, ये सब खरीदने के लिए भी वो सेल्फ ग्रुप से वो फायदा ले सकते हैं। साथ ही साथ में क्या होता है, ऐसे अगर ग्रुप्स महिलाओं का बनता है तो वो अपने जो चर्चा करते हैं, मेनली फीमेल्स, अपने डोमेस्टिक इश्यूज के बारे में, हाउसेस के बारे में, या फिर किसी महिला के साथ कोई भी असॉल्ट होता है, किसी भी टाइप का असॉल्ट होता है, तो वो डिस्कस कर सकते हैं और उस प्रॉब्लम को ओवरकम भी कर सकते हैं। तो ये सब था मेनली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के एडवांटेजेस मेनली होते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के आपको समझ आ गया होगा कि फीचर्स क्या होते हैं, तो ऑलमोस्ट 10 से 20 के आसपास मेनली रूरल इंडिया में ही होता है, ठीक है। तो वैसे ग्रुप ऑफ वुमेन्स होती हैं, वॉलंटियर्स या मेंबर्स जो होते हैं, देमसेल्फ फॉर एड्रेसिंग देयर कॉमन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, एग्री टू पूल सेविंग इन द कॉमन फंड नोन एज द ग्रुप कॉर्पस। जो कॉमन फंड होता है उसको ग्रुप कॉर्पस कहा जाता है, ठीक है, जहाँ पर सारे महिलाएं अपना पैसा जो सेविंग्स है वो जमा करते हैं। मेक स्मॉल इंटरेस्ट बियरिंग लोन्स टू मेंबर्स ऑन रोटेशनल बेसिस, ठीक है। फिर रोटेशनल बेसिस पे उनको लोन्स मिलते रहता है, जिनको भी जरूरत होती है हर महीने वो लोन्स ले सकते हैं रोटेशनल बेसिस पे, और इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम होता है। ग्रुप कॉर्पस सप्लीमेंटेड विद रिवॉल्विंग फंड सैंक्शन एट द कैश क्रेडिट लिमिटेड बाय द बैंक्स, ठीक है। तो और फिर वो बैंक जो है उनको दे देता है आसानी से सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन। Group can also access to credit under the self-help group bank linkage program of NABARD, ठीक है। तो NABARD क्या है, तो नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक है, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो NABARD एक टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन है जो कि मेनली लोन्स देता है, एग्रीकल्चरल लोन्स देता है। तो उसका जो है लिंकेज है बिटवीन द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड बैंक का लिंकेज होता है। और नबार्ड, मेनली नबार्ड, फिर रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबीज होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लोन दे देते हैं, और जो विमेन्स होती है या जो फार्मर्स होते हैं उनका सिचुएशंस इंप्रूव हो जाता है, ठीक है। तो एडवांटेजेस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के क्या क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हेल्प बोरोवर्स ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलैटरल, इसमें कोई कोलैटरल का जरूरत नहीं होता ज्यादा, ठीक है। दे कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस एट ए रीजनेबल इंटरेस्ट रेट,
तो टाइमली लोन मिल सकता है, इंटरेस्ट रेट भी कम हो सकता है और वो अपनी नेसेसिटीज को फुलफिल कर सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पीरियड पुअर, ठीक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रूरल जो स्टेटस ऑफ लिविंग है उसको इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा योगदान देता है। फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वीमेंस हेल्प्स, साथ ही साथ में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वीमेंस होते हैं, हेल्प्स ग्रुप वो वीमेंस को भी हेल्प करते हैं ताकि फिनेंशियली सेल्फ रिलायंट बन सके, आत्मनिर्भर बन सके। Regular meeting of the groups provide a platform to discuss and act on a variety of social issues, जैसे कि women's के health, sanitation, nutrition, domestic violence, इन सब पे भी चर्चा हो सकती है और उनका समाधान भी हो सकता है। ये सारे एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स था। ये था हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, मनी एंड क्रेडिट का। इसी से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको इस चैप्टर से बहुत कुछ समझने मिला होगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। अगर चैप्टर आपको अच्छा लगा है या फिर अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आया है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बिंदास पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम में मिलता रहे। आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।